मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे पहले तो बात करने जा रहा हूं प्रधानमंत्री जी की अभी हुई कुवैत यात्रा के बारे में। और इसके बाद फिर यदि वक्त रहा तो हम एक दो और खबरों के बारे में बातें करेंगे। प्रधानमंत्री जी की कुवैत यात्रा, देखिए, वैसे तो यह यात्रा कोई बहुत महत्वपूर्ण यात्रा नहीं है यदि यही यात्रा 10 साल पहले की गई होती तो। लेकिन आज यह यात्रा महत्वपूर्ण हो गई है, और स्पेशली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। जब हम आगे बातें करेंगे तब आपको पता लगेगा कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, किस रूप में महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भले ही मुख्य परीक्षा में इस यात्रा पर इंडिपेंडेंट एक प्रश्न न पूछा जाए, लेकिन हमारी जो विदेश नीति है, हमारी जो विदेश में हैसियत बढ़ती चली जा रही है, या जब हम इस्लामिक या अरब देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के बारे में बातें करते हैं, क्यों मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से यह यात्रा एक तथ्य के रूप में काम करेगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में काम करेगी। इसी बात को ध्यान में रख करके मैं इस यात्रा की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वे आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा? यदि आप पिछले कुछ महीनों से मुझे सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली आप अनुमान लगा सकते हैं, और आपका वह अनुमान बिल्कुल सही होगा, कि मैं आपसे कहना यह चाहूंगा कि आप एटलस पर जाकर के कुवैत की लोकेशन को देखें। किसी भी देश के लोकेशन को देखना इसलिए जरूरी होता है कि जब हम उसके साथ अपने रिश्ते बना रहे हैं या हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो हम देखें कि उसकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, विश्व के नक्शे में वो कहाँ स्थापित है। तब जाकर के कहीं हम सही मायने में अपने रिश्तों की समीक्षा कर पाएंगे। तो जाहिर है कि आपको कुवैत के बारे में जानना चाहिए कि यह कहाँ स्थित है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपने भाषण में यह बात कही है, और आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि ये जो दोनों देश हैं, यानी कि भारत और कुवैत, इसके बड़े प्राचीनतम संबंध रहे हैं। भारत अरब सागर के एक छोर पर है, तो कुवैत अरब सागर के दूसरे छोर पर है। इसका मतलब है कि दोनों अरब सागर में स्थित है। प्राचीन काल में दोनों के व्यापारी एक दूसरे के आते जाते रहते थे, बहुत ही गहरे व्यापारिक संबंध रहे हैं। हम उस पर बातें नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक सूचना है, FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉइड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, जब आप भारत और कुवैत के रिश्तों के बारे में समीक्षा पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक वाक्य पढ़ने को मिलेगा, और वह वाक्य है कि जो कुवैत है वो अगले महीने GCC का अध्यक्ष बनने जा रहा है। GCC का अध्यक्ष बनने जा रहा है। अखबारों ने केवल यही एक लाइन मेंशन की है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को यहां सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई ये GCC है क्या। इसी तरह से तो प्रश्न बनाए जाते हैं यूपीएससी के लिए। तो मैं पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता दूं। GCC का मतलब है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यानी कि यह एक ऐसा संगठन है, संस्थान है, जो गल्फ के कुछ देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के बारे में काम करता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब महत्वपूर्ण बातें हो जाती है, फिर से आपको सोचना होगा कि भाई इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कौन कौन देश सदस्य हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। फिर जब आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सदस्य राष्ट्र हैं, तो आपको 6 देशों की सूची मिल जाती है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तभी तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि हमारे लिए कुवैत के साथ अभी संबंध क्यों महत्वपूर्ण है। उसमें एक है बहरीन, दूसरा कुवैत तो है ही, तीसरा है ओमान, चौथा है कतर, पांचवा है सऊदी अरब, और छठवां है संयुक्त अरब अमीरात, जिसमें
कई छोटे छोटे राज्य आते हैं। आप इनके बारे में, दुबई के बारे में तो आपने सुना है, वो इसी के अंतर्गत आता है। संयुक्त अरब अमीरात, ये 6 देश इसके सदस्य हैं। प्री एग्जामिनेशन में कभी कभी इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। फिर आप जरा सा देखिए कि ये जो कुवैत है ये कहाँ स्थित है, तो आपको पता लगेगा कि अरब सागर जब आगे की तरफ बढ़ता है तो फिर आप पर्सियन गल्फ में चले जाते हैं, फारस की खाड़ी में। तो जब पर्सियन गल्फ में आप घुसते हैं तो एक वो नहर जैसी आपको दिखाई देती है। तो पता लगा कि उसी के किनारे तो ओमान है, उसी के किनारे यूएई है, वहीं पर कुवैत है, और कुवैत के ऊपर इराक और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश हैं, ये सब तट पर स्थित है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि कुवैत जब जीसीसी का मेंबर होगा और अगर हमारी मित्रता उसके साथ बहुत गहरी हुई तो यह मित्रता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं इन सभी देशों पर कुवैत का प्रभाव होगा और वह कहीं न कहीं एक तरीके से हमारा पक्ष तो लेगा ही, कम से कम हमारे विरोध में तो खड़ा नहीं होगा। और ये सभी राष्ट्र इस्लामिक देश हैं, गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं। दोस्तों, यहां मैं जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा विश्वास है कि आपकी धारणा कुछ इस तरीके की बन रही होगी कि इनफैक्ट हमें तैयारी करनी कैसे चाहिए। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्ट्रेट एग्जामिनेशन नहीं है। तैयारी करने का जब तक तरीका हमारे पास नहीं होगा तब तक हमारी सफलता फ्रेंड्स संदिग्ध ही बनी रहेगी। आइए अब हम बातें करते हैं उन पर जो समझौते के तहत की गई है। 4 सबसे मुख्य समझौते हुए हैं। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उनके डिटेल्स के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन 2 जो बातें हुई हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो पहली बात है वो है रणनीतिक साझेदारी की। रणनीतिक साझेदारी का मतलब होता है कि युद्ध संबंधी साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों में कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा खिंचाव आता चला जा रहा है। नया मामला बांग्लादेश का हो गया, नेपाल के साथ जो चीन की घुसपैठ चल रही है तो मामला उतना आसान नहीं रह गया है। पाकिस्तान के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, चीन के बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, चीन पाकिस्तान का साथ देता है, और ऐसे में जो इस्लामिक देश है या जो गल्फ कंट्री से कहना यहाँ ज्यादा सही होगा, अगर हमारे पक्ष में होंगे तो कहीं न कहीं पाकिस्तान पर इसका दबाव तो बनेगा, नंबर 1। जो दूसरी बात है वो ये है कि कुवैत ने भी आतंकवाद का जबरदस्त विरोध किया है और मिलकर मुकाबला करने की बात कही है, और केवल आतंकवाद ही नहीं बल्कि सीमा पार आतंकवाद। अगर कुवैत सीमा पार आतंकवाद की बात कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह इसको कहीं न कहीं स्वीकार कर रहा है कि भारत में जो आतंकवादी घटनाएं घटित होती हैं जम्मू कश्मीर में और दूसरी जगह आपको सुनने को मिलती हैं, तो उनमें किसका हाथ हो सकता है बताने की यहां जरूरत नहीं है, संकेत के तौर पर आप समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि कुवैत उसके विरोध में खड़ा है, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। साफ तौर पर कुवैत ने यह बात कह दी है कि सीमा पार जो आतंकवाद की जो स्थितियां हैं उसका हम सीधे सीधे विरोध कर रहे हैं और बहुत जमकर हम विरोध करते हैं। इसी के साथ ही जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो है साइबर क्राइम को लेकर। साइबर क्राइम को लेकर कहने का मतलब है कि दोनों देश जो साइबर क्राइम होते हैं और साइबर का उपयोग करते हुए जो आतंकवादी घटनाओं को जो अंजाम दिया जाता है, ये जो कट्टरपंथी होते हैं सामाजिक सद्भाव को जो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में दोनों आपस में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। रणनीतिक साझेदारी को आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि रक्षा संबंधी समझौता, अगर सरल शब्दों में आप कहना चाहें तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट से आपको लगा होगा कि नहीं, वास्तव में कुवैत की हमारे प्रधानमंत्री जी की ये जो यात्रा है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रही है। 2 बातें और आप देखिए
कि कुवैत की जो आबादी है वो बहुत थोड़ी सी है, 50 लाख से भी कम है। 43 लाख के आसपास आबादी है, 43 lakhs। और आप बता सकते हैं कि उस 43 लाख में कितने भारतीय हैं? 10 लाख भारतीय हैं। सोच करके देखिए, 43 लाख में 10 लाख भारतीय हैं, और वहां जितनी भी लेबर फोर्स है, जो श्रमिक हैं, उसका 30% सिर्फ भारतीय है। तो कुवैत भी इसके महत्व को समझता है, वहां जो भारतीय रह रहे हैं उनके महत्व को, और हम भी इस दृष्टि से कुवैत के महत्व को समझ रहे हैं, क्योंकि वहां हमारे भारतीय रह रहे हैं, और फिर डॉक्टर और इंजीनियर्स की संख्या तो बहुत ही है। तो यहां भी हमारे लिए कुवैत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और केवल हमारे लिए ही कुवैत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम भी कुवैत के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम आयात होता है, गैस और पेट्रोलियम पदार्थ, उसकी 3% की आपूर्ति कुवैत के द्वारा की जाती है। यानी कि पेट्रोलियम की आपूर्ति करने के मामले में कुवैत बहुत इंपॉर्टेंट देश है, और हमें पेट्रोलियम की कितनी जरूरत है ये बताने की जरूरत नहीं है। और फिर जो मैंने आपको GCC काउंसिल के मेंबर्स के बारे में बताया, यहां से भी पेट्रोलियम आयात होता है। यानी कि पेट्रोलियम के मामले में हम खाड़ी देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, इसलिए भी हमारे लिए कुवैत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, व्यापार तो है ही, कुवैत के साथ हमारा व्यापार है, और व्यापार काफी है। मतलब 2023-24 के दौरान जो व्यापार हुआ है वह 10.47 अरब डॉलर का, काफी बड़ा साझेदार है हमारे व्यापार में। हम जो उनसे वस्तुएं आयात करते हैं, कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस, इसके बारे में आप जान चुके हैं, लोहा और स्क्रैप मंगाते हैं, और साथ ही साथ सोना, बहुमूल्य धातु और पत्थर मंगाते हैं। लेकिन हम निर्यात बहुत सारी वस्तुओं को करते हैं। अनाज का निर्यात करते हैं, वाहनों का निर्यात करते हैं, इलेक्ट्रिक उत्पाद का निर्यात करते हैं। ये हमारे आयात और निर्यात की कुछ वस्तुएं हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे परिदृश्य को अपने दिमाग में रखेंगे और थोड़ी से भी इनकी समीक्षा करने की कोशिश करेंगे, तो बड़े आराम से आपकी पकड़ में यह बात आ जाएगी कि क्यों भारत के लिए कुवैत इंपॉर्टेंट है और कुवैत के लिए भारत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।